वेलकम स्टूडेंट्स, आईएएस एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन, यानी कि विविधता के बारे में कि विविधता क्या है, किसको हम कहते हैं, वो किस प्रकार से होता है, उसके घटक क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वो जो विविधताएं होती है, जो लक्षणों में विविधताएं होती है, वो लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो उनका क्या कैलकुलेशंस वगैरह देखा जाता है, किस चीज़ को देखा जाता है, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन जैसा कि कहा जाता है या विविधता, इसको कहते हैं कि ये अंतर, डिफरेंस, कैसा अंतर, किस चीज़ में अंतर, तो कैरेक्टर्स में अंतर, यानी कि लक्षण में अंतर। जो लक्षण में अंतर रहते हैं किस में, तो इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पीशीज़, मतलब एक ही जाति के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं, उनमें जो गुण पाए जाते हैं, उन गुणों में जो अंतर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस या विविधताएं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो एक ही स्पीशीज़ का है, उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसके आँख का कलर, उसका हेयर का कलर, उसका स्किन का कलर, उसकी हाइट, उसकी वेट, ऐसे बहुत सारे कलर जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसमें कोई भी दो इंडिविजुअल को अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है। उनका हेयर का टाइप, जैसे करली हेयर, स्ट्रेट हेयर और ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर, बहुत तरह के टाइप्स पाए जाते हैं। तो एक ही प्रजाति के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सदस्य हैं, उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं, उनमें जो अंतर पाए जाते हैं, उनको हम वेरिएशन कहते हैं या विभिन्नता कहते हैं या विविधता कहते हैं। इसी प्रकार से अगर एक ही जनक के जो संतति होती है, मतलब एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें भी जो अंतर पाया जाता है, उसको भी विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन कैसे होता है, ये जो अंतर है वो कैसे पैदा होता है, ये इनहेरिटेड हो सकता है, मतलब माता पिता से जो जीन आते हैं, माता पिता से जो लक्षण के जीन आते हैं, उनकी वजह से हो सकता है, या एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है या जीन की तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि एक कोई पौधा है, एक कोई ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स, फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, पर उसको हमने जब लगाया तो उसको ना तो हमने प्रॉपर उसमें फर्टिलाइज़र दिया और ना ही उसमें प्रॉपरली वाटरिंग किया, उसको पानी दिया। तो जब पानी और फर्टिलाइज़र, उसको भोजन वगैरह नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा, अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, अच्छा उसका प्रोडक्शन वगैरह अच्छा नहीं आएगा। लेकिन उसमें जीन तो मौजूद है जो जिससे उसको अच्छा पैदावार हो सकता है, लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलने के कारण उसका एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ। एक दूसरा एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जीन है जो एक एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर टाइप का फूड प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क के ऊपर एक्ट करता है। तो मिल्क के ऊपर वो अगर एंजाइम एक्ट करता है, करके मिल्क को कुछ दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, लेकिन अगर वो मिल्क ही नहीं होगा, मतलब वो जिसके ऊपर उसको एक्शन करना है वही नहीं मिलेगा, तो वो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो जीन को एक्सप्रेस होने के लिए एनवायरनमेंट को, सही एनवायरनमेंट का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हम उस टाइप के लक्षणों के अंतर को बोलते हैं जिसमें हम क्लियर कट अलग अलग क्लास देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर देख रहा हूँ तो फ्लावर का कलर रेड है या वाइट है, बिल्कुल अलग अलग है, तो उसको डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएशन बोलते हैं। और कंटिन्यूअस, जहाँ पे वेरिएशन तो है लेकिन वो इतना कंटिन्यूअस है कि उसको बिल्कुल अलग अलग ऐसे वर्ग में करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कोई सीड का कलर देख रहा हूँ जो डार्क रेड, फिर उससे थोड़ा लाइट रेड, फिर मीडियम रेड, फिर लाइट रेड, फिर अल्ट्रा लाइट रेड, ऐसा एक रेंज जैसा आता है, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो वेरिएशंस होता है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये डिपेंड करता है उसके अंदर जीन्स कैसे हैं, किस तरह के जीन से वो कंट्रोल हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर जो है बिल्कुल अलग अलग क्लास का दिखेगा, उसमें जो अंतर है, या वो एक कंटिन्यूअस टाइप का दिखेगा। तो वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ यूजुअली ग्रेटर, मतलब
अलग अलग जाति के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें नेचुरली अलग जाति है तो उसमें वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा दिखता है। लेकिन विद इन ए स्पीशीज़, अगर एक ही जाति में अगर हम देखेंगे, विद इन जाति के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे वेरिएशंस जो है वो हमको उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। तो विद इन ए स्पीशीज़ वेरिएशन हमेशा कम रहेगा और बिटवीन ए स्पीशीज़ जनरली नॉर्मली ग्रेटर रहेगा, क्योंकि अलग जाति है तो उसमें जो जीन है उसमें ज़्यादा अंतर है, और एक ही जाति है तो जीन मोरलेस सेम है, तो इसलिए वहाँ पे अंतर ज़्यादा रहेगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो है इनमें अगर हम कंपेयर करें तो देखते हैं कि जो नंबर ऑफ जीन्स, कितने जीन से ये कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, तो जो क्वालिटेटिव होते हैं उसको पहले कॉलम में रखा है और क्वांटिटेटिव को दूसरे में रखा है। तो क्वालिटेटिव जो है वो एक जीन से या फ्यू जीन्स यानी कि 2 या 3 जीन से कंट्रोल होते हैं। तो मेंडल के जितने कैरेक्टर्स थे वो सब क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे जिन्होंने स्टडी किया था, और क्वांटिटेटिव जो है वो बहुत सारे जीन से कंट्रोल होते हैं। मैनी जीन्स मतलब मोर देन 2-3 ज़्यादा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 10 जीन, 12 जीन कंट्रोल करते होंगे। तो जब एक जीन से जो कैरेक्टर कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर हैं क्वालिटेटिव, वो उसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, उसका असर जो है वो ज़्यादा होता है। इससे दिखाया गया है कि इफ़ेक्ट जो है एक जीन का वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल रेड कलर, वाइट कलर, रेड कलर का एक जीन है, वाइट कलर का एक है, तो उसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली दिखता है। लेकिन जो कैरेक्टर बहुत सारे जीन से मिलके कंट्रोल होते हैं, उसका मतलब हर एक जीन, अगर कोई कैरेक्टर 10 जीन से मिलके कंट्रोल हो रहा है तो 10 जीन का अपना थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट है। तो इंडिविजुअल जीन का इफेक्ट जो है इतना पता नहीं चलता है, वो बहुत कम होता है और अनडिटेक्टेबल, इजीली ऐसा देख के डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ग्रुपिंग इनका जो क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं, जो क्वालिटेटिव ट्रेट होते हैं, जो एक जीन से या 2 जीन से कंट्रोल होते हैं, इनको हम ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग क्लास में, जैसे रेड, वाइट, टॉल, ड्वार्फ, ग्रीन, येलो, इस तरह का अलग अलग कर सकते हैं, पर इनको ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो मेट्रिक मेज़रमेंट, ये जो क्लास है इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे रेड और वाइट अलग अलग क्लास है, इसको हम मेज़रमेंट करना इसको पॉसिबल नहीं है, जबकि ये कैरेक्टर्स को जो है हम मेज़र करते हैं। जैसे उसका कोई पौधा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, या उसमें जो फली लग रही है उसकी लंबाई कितनी है, उसका पर एकड़ उसका प्रोडक्शन कितना आ रहा है, तो इसको जनरली हम मेज़र कर सकते हैं, इसको मेज़र नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट का इफेक्ट जब एक जीन से कंट्रोल्ड है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, जबकि जो बहुत सारे जीन से कंट्रोल है तो उनका इंडिविजुअल इफेक्ट थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसमें एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होता है। और जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले कैरेक्टर हैं, मतलब जो कैरेक्टर का इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको अगर मैं पैसे के दृष्टिकोण से देखूं, जैसे पैदावार जो है, यील्ड ज़्यादा होगा तो फार्मर को इनकम ज़्यादा होगा, वो कैरेक्टर्स जो है वो मोस्टली मेनी जीन से कंट्रोल होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट से कंट्रोल होते हैं। जैसा कि यील्ड है या पैदावार है, ये पैदावार हमेशा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, ये बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है। इसीलिए ऐसे कैरेक्टर को इनहेरिटेंस जो है इसको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ पर है कि एक ही जीन से कंट्रोल है तो वो जीन ट्रांसफ़र होगा तो कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जीन हैं तो एक साथ सारे जीन को ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता है। और वेरिएशन ऑब्वियसली इसमें क्लियर कट होता है, क्वालिटेटिव में एक ही जीन है तो अगर है तो कैरेक्टर है, नहीं है तो नहीं है, पर इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। और ये जो स्टेबिलिटी है, चूँकि एक जीन से कंट्रोल्ड है, तो ये कैरेक्टर अगर कहीं पर आता है किसी इंडिविजुअल में और वो उसका वो जो एक्सप्रेशन जो है वो स्टेबल होगा इन द सेंस अगली पीढ़ी में जाएगा तो फिर से कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, फिर अगली पीढ़ी में जाएगा, उसको कंटिन्यू करना या उसको बनाए रखना आसान है, इसमें इतना आसान नहीं है। और इसका जब स्टडी करते हैं, जब हम ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का हम स्टडी करते हैं जो कि मेंडल के कैरेक्टर्स थे, तो उनका स्टडी जनरली रेशियो वगैरह से या काउंट करके किया जाता है, कितने हैं उनका रेशियो वगैरह देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। जबकि ये कैरेक्टर्स जो हैं इसको स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसा कि मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए एक अलग साइंस है, अलग ब्रांच है जेनेटिक्स का, जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। तो बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स एक अलग ब्रांच है जेनेटिक्स का, जिसमें क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का, यानी कि ऐसे लक्षणों का जो कि बहुत सारे जीन से कंट्रोल होते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है, और इसमें मोस्टली स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये
या 2 जीन है तो ये डोमिनेंस इफेक्ट शो करता है, वो नहीं करता है। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है इसमें आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव ट्रेट में, क्योंकि बहुत सारे जीन मिल के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना इफेक्ट होगा और सबका मिल करके ये इफेक्ट देगा। तो इसलिए अगर हम देखेंगे कि वेरिएशन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें 1 जीन से कंट्रोल है या 2 जीन से कंट्रोल है, तो ऐसा जीन और जो कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है और सबका इफेक्ट छोटा छोटा है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा होता है। तो ये कैरेक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो वेरिएशंस इसमें जो मिलता है वो वेरिएशन को पकड़ पाना कि वेरिएशन इन्वायरमेंट की वजह से है या जीन की वजह से है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी थोड़ा चेंज होगा तो उसका इफ़ेक्ट जो है अलग दिखेगा, जो कि हो सकता है जेनेटिक नहीं हो, इन्वायरमेंट की वजह से ही हो। और जबकि यहाँ पर चूँकि 1 जीन से कंट्रोल है या 2 जीन से कंट्रोल है, तो यहाँ इन्वायरमेंट का असर नहीं दिखता है इतना। यहाँ पर जो अगर डिफरेंसेस दिख रहा है, विविधता दिख रही है, तो वो जेनेटिक ही हो सकती है, इन्वायरमेंट का इतना असर नहीं होगा। लेकिन जबकि यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट की वजह से ही भी काफ़ी डिफरेंसेस जो है दिखता है। मतलब जो डिफरेंस यहाँ पर दिखता है, अगर 2 प्लॉट लगाए हैं, एक प्लॉट लगाए हैं और बाजू में दूसरा प्लॉट लगाए हैं और दोनों का यील्ड प्रोडक्शन देख रहे हैं, और एक में प्रोडक्शन 40 क्विंटल आ रहा है, दूसरे में 42 क्विंटल आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जीन उसके जीनोटाइप की वजह से आ रहा हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा हो। वहाँ का फील्ड में फर्टिलिटी कम होगा, यहाँ का फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे केस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, यूज़ करके जो वेरिएशन है या विविधता है उसको अलग अलग घटकों में बांटा जाता है, ये देखने के लिए कि जीन की वजह से कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस 2 क्विंटल का दिख रहा है 40 और 42, उसमें जीनोटाइप की वजह से यानी कि जीन की वजह से कितना डिफरेंस है, एनवायरनमेंट की वजह से कितना डिफरेंस है। तो अगर जीनोटाइप की वजह से डिफरेंस है नहीं, पूरा एनवायरनमेंट की वजह से ही है, तो ऐसे जगह पे वो जो अंतर दिख रहा है वो एक्चुअल किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट सही हो जाएगा तो उसका भी प्रोडक्शन जो है 42 क्विंटल हो जाएगा। एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा सिंस उसका मतलब है कि उसको भी प्रॉपर फर्टिलाइज़र, प्रॉपर इरिगेशन वगैरह मिलेगा तो उसका भी यील्ड बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कैरेक्टर्स जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कैरेक्टर है, एनवायरनमेंट का असर इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इनको स्टैटिस्टिकल मेथड से ही एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। तो फिशर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कैसे जो ओवरऑल वेरिएंस या ओवरऑल जो अंतर दिख रहा है, अगर 2 पॉपुलेशन है उसमें अंतर दिख रहा है, वो अंतर एनवायरनमेंट की वजह से कितना है, जीन की वजह से कितना है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हाउ टू स्प्लिट, उसको मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, किस तरीके से उसको अलग कर सकता हूँ कि जो अंतर टोटल मुझे दिख रहा है, जो पहला एग्जांपल मैंने आपको बता रहा था कि 40 क्विंटल और 42 क्विंटल अलग अलग यील्ड दिख रहा है, तो ये जो 2 क्विंटल का डिफरेंस है, इसमें जो कंपोनेंट्स, इसके घटक क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसमें जो डिफरेंस दिख रहा है, वेरिएशन अंतर दिख रहा है, उसके घटक क्या क्या हैं, उसके बारे में सबसे पहले फिशर ने बताया था। तो नेचुरली फिशर जो है एक स्टैटिस्टिशियन थे, स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता थे, तो इन्होंने इसको सबसे पहले बताया। तो उन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि उसके घटक के बारे में बताया। तो उन्होंने ये बताया कि मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड द अदर मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिफरेंस। तो उन्होंने जो ये वेरिएंस है या डिफरेंस है, इसके उन्होंने 2 घटक बनाए, एक जो है जीन की वजह से कितना है और दूसरा जो है एनवायरनमेंट की वजह से या वातावरण की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो उन्होंने ये 2 कंपोनेंट या 2 घटक वेरिएशन के बनाए और उन्होंने एक फार्मूला लिखा जिसमें VT = VG + VE। यहाँ पर VT जो है मतलब टोटल वेरिएशन, जो टोटल वेरिएशन दिख रहा है वो टोटल वेरिएशन का 2 हिस्सा है, एक जीनोटाइप की वजह से या जीन की वजह से और दूसरा एनवायरनमेंट की वजह से। तो जीनोटाइप की वजह से या जीन की वजह से उसको वेरिएशन G और वेरिएशन E, तो उसको इन्होंने 2 भाग में बांटा, जहाँ VT है टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस, ऊपर से जो वेरिएंस अंतर दिख रहा है, और G जो है वो ड्यू टू जीनोटाइप और E जो है ड्यू टू एनवायरनमेंट है। तो टोटल जो तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जीनोटाइप की वजह से कितना वेरिएशन है। अगर जीनोटाइप की वजह से वेरिएशन बहुत कम हो रहा है तो उस वेरिएशन का साइंटिस्ट के लिए कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ एक फील्ड में 40 क्विंटल
प्रोडक्शन आ रहा है और एक में 45 क्विंटल प्रोडक्शन आ रहा है, ये जो 5 क्विंटल का डिफरेंस है वो मोस्टली ड्यू टू एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर इसको सिलेक्ट करने से, इसका सिलेक्शन करके आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे अगर एनवायरनमेंट ख़राब मिलेगा तो फिर से इतना प्रोडक्शन घट जाएगा फिर से। जबकि अगर उसमें वाकई जीन की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सिलेक्शन करने से फ़ायदा होगा। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें कि एक प्लांट है जिसमें जहाँ पर 2 W एलील आ रहा है या स्मॉल w 2 जीन आ रहा है, तो वो उससे जो फ्लावर आ रहा है वो वाइट फ्लावर आ रहा है, ठीक है। और अगर एक प्लांट है जिसमें एक स्मॉल w है, एक कैपिटल W है, तो यहाँ पे पिंक फ्लावर आ रहा है। और अगर मैं उसी प्लांट का एक दूसरा पौधा देखता हूँ जहाँ पे दोनों W है, तो ये रेड फ्लावर दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्लियर कट ये कहाँ पर मौजूद है, ये W, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन मौजूद है उसकी बात कर रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसा कि कैपिटल T स्मॉल t था, ऐसे ही यहाँ कैपिटल W यहाँ स्मॉल w या कैपिटल W है, इस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जहाँ पर 2 स्मॉल w है वो वाइट है, जहाँ पर एक स्मॉल के साथ एक कैपिटल आया वहाँ पे थोड़ा सा रेड का कंपोनेंट बढ़ा यानी कि पिंक हो गया, जहाँ पे दोनों w आया वहाँ पे पूरा रेड हो गया। तो ये जो है इस तरह का जो वेरिएशन है, ऐसा जो अंतर दिखता है, ये थोड़ा सा एडिटिव जैसा है, मतलब जोड़ने जैसा है। जहाँ पे दोनों छोटा है वहाँ पे वाइट है, एक कैपिटल आया तो थोड़ा ऐड हो गया, रेड ऐड हो गया, और दोनों कैपिटल रेड W आ गया तो पूरा रेड हो गया, और एक रेड दोनों मिलके ऐड हो गया। तो इस तरह का जो वेरिएशन आता है उसको बोलते हैं एडिटिव वेरिएंस। तो ऐसा वेरिएशन जो वेरिएशन आ रहा है, जो जीन की वजह से वेरिएशन आ रहा है, वो एक इस तरीके का हो सकता है। जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो टोटल वेरिएशन है वो वेरिएशन एक तो जीन की वजह से हो रहा है और एक एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। जीन की वजह से हो रहा है उसमें एक वेरिएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि जीन्स जो हैं वो एडिटिव इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि जैसे नंबर ऑफ़ जीन्स ऐड हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे कैपिटल W नहीं था तो वाइट था, एक कैपिटल W आ गया पिंक हो गया, 2 आ गया रेड हो गया। जैसे जैसे कैपिटल W बढ़ रहा है तो रेड की मात्रा जो है वो ऐड हो रही है। तो ऐसा वेरिएशन जो आता है, तो एक टाइप का जीनोटाइपिक वेरिएंस ये होता है जो कि एडिटिव इफ़ेक्ट शो करता है, एडिशन इफ़ेक्ट शो करता है। तो ऐसा वेरिएशन को हम एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस बोलते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इन दिस सिस्टम द फिनोटाइप डिपेंड सिंपली ऑन द नंबर ऑफ W एलील्स। ईच W एलील, जैसे कैपिटल W ऐड होता है वो इंटेंसीफाई कर रहा है, यानी कि उसकी प्रबलता को बढ़ा रहा है, कलर को और इंटेंसीफाई कर रहा है बाय ए फिक्स्ड अमाउंट। जैसा कि एक कैपिटल W आया तो पिंक हो गया, 2 कैपिटल W आ गया तो रेड हो गया। दस वी कैन से, तो हम ये कह सकते हैं कि द कलर डिटरमाइनिंग एलील्स कंट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप इन ए स्ट्रिक्टली एडिटिव फैशन। मतलब एडिटिव वे में वो काम कर रहा है, जैसे वो एलील ऐड हो रहा है उसका कलर बढ़ रहा है, जो 2 W आ गया तो रेड हो गया। तो ऐसा जो वेरिएंस है उसको हम एडिटिव वेरिएंस बोलते हैं। तो सच वेरिएंस लिए बोल रहा है कि ऐसा जेनेटिक वेरिएंस इस टर्म एज एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो वेरिएंस यूज हो रहा है। वेरिएंस इज़ नथिंग, ये स्टैटिस्टिकल टर्म है जो वेरिएंस, जो कि वेरिएशन को मापता है किसी पॉपुलेशन में। जो वेरिएंस है, मीन से पॉपुलेशन कितना दूर स्प्रेड होता है तो उसको, मतलब उसमें कितना वेरिएशन है मीन वैल्यू से, मतलब उसका जो एवरेज वैल्यू है उससे कितना दूर भाग रहा है, उसको उस वेरिएशन को नापते हैं। तो उसके लिए वेरिएंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो इज़ नथिंग बट वेरिएशन की बात कर रहा है कि कितना उसमें वेरिएशन है। तो ऐसा वेरिएशन या ऐसा वेरिएंस जो कि जिसमें जीन एडिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। तो जो वेरिएंस है उसका एक, जो जीन की वजह से जो वेरिएशन है उसमें एक टाइप हुआ एडिटिव वेरिएंस। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
जहाँ पे एक रेड प्लांट और एक वाइट प्लांट, जिसको जब हम क्रॉस कर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ पिंक मिल रहा है, ठीक है। एक रेड है और एक वाइट है, तो दोनों को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ पिंक मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है कि फिनोटाइप डिपेंड करता है ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए ये रेड के लिए कैपिटल आर है और वाइट के लिए स्मॉल आर है, तो जब ये दोनों का क्रॉस हो रहा है और कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, तो ये वाला बोल रहा है कि ये पिंक हो रहा है। तो यहाँ पिंक बोल रहा है, ये क्यों पिंक हो रहा है? यहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन की वजह से, मतलब इसमें से रेड आ रहा है और इसमें से वाइट आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन की वजह से, अगर इसको वाइट के लिए अगर मैं W यूज़ करूँ, तो अगर R और W आ रहा है तो एक की जगह पे रेड आ रहा है, एक की जगह पे W आ रहा है, तो रेड और वाइट दोनों मिल करके पिंक कलर दे रहा है। यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन, ये जीन का और ये जीन का दोनों का इंटरेक्शन होके W, रेड R और W दोनों इंटरेक्ट करके एक पिंक कलर दे रहा है। तो ऐसा जो फिनोमेनन होता है जहाँ पे जीन्स आपस में इंटरेक्शन करके एक तीसरा फिनोटाइप यूज़ कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन करके एक दूसरा फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, एक तीसरे टाइप का कैरेक्टर, जैसे रेड और वाइट पिंक है, तो उसको हम बोलते हैं कि डोमिनेंस एक्शन, या दोनों का आपस में इंटरेक्शन, तो दो एलील के बीच का इंटरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी याद करेंगे, तो मेंडल में कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर उसने टॉल और ड्वार्फ दोनों को जब क्रॉस कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टी और टी तो आया, लेकिन ये सारे जो है टॉल मिले। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन का इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, सारे टॉल पैदा हो रहे हैं। मतलब इसका इंटरेक्शन में ये सिर्फ अपना इफेक्ट शो कर रहा है और इसके इफेक्ट को बिल्कुल भी शो नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेड भी अपना थोड़ा शो कर रहा है, वाइट भी दोनों शो कर रहा है, दोनों का मिल के एक इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा इफेक्ट जहाँ पे दोनों जीन का इंटरेक्शन से जो वेरिएंस क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस। मतलब एक हुआ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, जहाँ पे सब जीन अपना थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ऐड करता है, और यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो ऐसा इन दोनों जीन के इंटरेक्शन होने से जो वेरिएशन या वेरिएंस पैदा होता है, जैसे यहाँ पे रेड और वाइट, इन दोनों के इंटरेक्शन से पिंक पैदा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस। तो डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस क्या रेफर करता है? बोलता है फिनोटाइप का डेविएशन कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल्टरनेटिव एलील्स दैट कंट्रोल वन ट्रेट ऑफ वन स्पेसिफिक लोकस। मतलब एक जीन को कंट्रोल करने वाले जो डिफरेंट एलील्स हैं, मतलब एक जीन के जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स है, जैसे हाइट है उसका टॉल एंड ड्वार्फ है, कलर उसका रेड एंड वाइट है, तो उनके इंटरेक्शन से जो वेरिएशन पैदा होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस। इसके अलावा एक तीसरे तरह का वेरिएंस देखा जाता है जीनोटाइप में या जीन की वजह से। इसमें देखा जाता है जहाँ पर एक कैरेक्टर को दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों जीन का इंटरेक्शन से ही वो कैरेक्टर एक्सप्रेशन हो रहा है। मतलब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो किस तरीके से एक्सप्रेस होगा, कलर उसका क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों जीन के इंटरेक्शन पर। दोनों अलग अलग जीन है। अभी तक जो हम देख रहे थे, जैसा रेड और वाइट, इससे पिंक आया ये वाला, या फिर जहाँ पे W एलील वाला था, W जब ऐड हो रहा है कैपिटल W तो पूरा रेड हो गया। तो इस तरह का जो है, ये एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म है, कलर के ही दो अलग अलग फॉर्म है एलील्स है। पर ये जो बात कर रहा है, ये दो अलग अलग जीन की बात कर रहा है। यहाँ पे इस तरह का जहाँ पे आएगा तो हमको डाई हाइब्रिड वाला सिचुएशन देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो जीन है ए और बी इस तरह के हैं, तो एक जीन ए है एक जीन बी है, इनके दोनों के इंटरेक्शन से जो कैरेक्टर में वेरिएशन पैदा हो रहा है। तो ऐसा जब वेरिएशन पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ वेरिएंस, जिसको एपिस्टेसिस या एपिस्टैटिक जेनेटिक वेरिएंस कहते हैं। तो
तो ऐसा जेनेटिक वेरिएंस, इसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक या एपिस्टेसिस जेनेटिक वेरिएंस। ये एक एग्जांपल है उसका एपिस्टैटिक जेनेटिक वेरिएंस का, जहाँ पे एक वैरायटी है जिसमें जो है फ्लावर जो है इसमें वाइट वैरायटी ये भी है, वाइट वैरायटी ये भी है। इसमें कलर कंट्रोल करने के लिए 2 जीन है, यह कैपिटल सी और स्मॉल पी, और यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल पी। तो दोनों कंडीशन में ये वाइट फ्लावर हो रहा है, लेकिन जब इनका क्रॉस कराते हैं और दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो जीनोटाइप गैमेट बनेगा उसमें CP आएगा और यहाँ से जो आएगा उसमें CP आएगा। जब इनका हम क्रॉस करेंगे तो ये CCPP ये कंडीशन आएगा, यानी कि दोनों में ही एक एक डोमिनेंट जीन आया है। तो जैसे ही दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आता है, इसका कलर पर्पल होता है। तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके फिर देखा गया है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो बॉक्स हम बनाते हैं, उसमें जहाँ जहाँ दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, जहाँ जहाँ दोनों डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, वहाँ पर्पल कलर आता है। और जहाँ कोई भी एक जीन डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है या कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, वहाँ सारे में वाइट आता है। मतलब इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों डोमिनेंट जीन का एक साथ आना ज़रूरी है। मतलब ये वेरिएशन, ये जो वाइट से पिंक, ये वेरिएशन तभी क्रिएट हो रहा है जब दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन बोलते हैं, जिसका रेशियो 9:7 हो जाता है F2 में। जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 से डेविएट करके 9:7 होता है। ऐसे जीन एक्शन जो है, कई जीन एक्शन होते हैं, 7-8 टाइप के जीन एक्शन होते हैं। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन, कई तरह के जीन एक्शन होते हैं। जब इनहिबिटरी, जहाँ जब दूसरा डोमिनेंट जीन आता है तो पहले जीन के एक कैरेक्टर को दबा देता है, नहीं एक्सप्रेस करने देता है, और जब नहीं रहता है तो होगा। तो इस तरीके से मॉडिफाइंग जीन एक्शन है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट जीन एक्शन, कई तरह के जीन एक्शन पाए जाते हैं, जहाँ पर कि कैरेक्टर एक्सप्रेशन जो है दो अलग अलग जीन के इंटरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसमें जो वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन इज़ ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स। इससे पहले जो हम देखे थे वो सेम जीन के 2 अलग एलील थे जिनके इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर 2 अलग अलग जीन के इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है। तो जो जीन की वजह से जो वेरिएशन है, तो कहने का मतलब है कि जो जीन की वजह से जो वेरिएशन का कंपोनेंट है, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि टोटल वेरिएंस जो है वो एक जीनोटाइप की वजह से है और एनवायरनमेंट की वजह से है। ये जो जीन की वजह से इंटरेक्शन है, ये 3 टाइप का हो सकता है। एक जो है वो वेरिएशन ड्यू टू एडिटिव एक्शन, एडिटिव जीन एक्शन, दूसरा है जो डोमिनेंट जीन एक्शन, और तीसरा है एपिस्टैटिक जीन एक्शन। तो ये एपिस्टैटिक जीन एक्शन में फर्दर और भी हो सकता है, जैसे एपिस्टेसिस, मतलब एपिस्टेसिस का मतलब हुआ कि 2 अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन, माने एक जीन अगर A है, दूसरा जीन B है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन। तो इसमें भी और कंपोनेंट बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो A जीन है, इसके 2 एलील होंगे, कैपिटल A स्मॉल a, तो इनके बीच में कैसा है, इनके बीच में अगर एडिटिव है या इनके बीच में डोमिनेंट रिलेशनशिप है, और ये जो दूसरा जीन देख रहे हैं इसके बीच में भी कैसा एडिटिव एक्शन है या डोमिनेंस एक्शन है। तो अगर ये भी एडिटिव शो कर रहा है, ये भी एडिटिव शो कर रहा है, तो एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस, डोमिनेंट इंटू डोमिनेंस, ऐसा 3 अलग अलग बताया जाता है, पर उतना डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन हमारा ये है कि मतलब जो टोटल वेरिएशन होता है, टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन होता है, उसको हम 2 घटक में बांटते हैं। एक जो वेरिएशन जीन की वजह से है, यानी जीनोटाइप की वजह से, और दूसरा एनवायरनमेंट की वजह से। जो जीनोटाइप की वजह से वेरिएशन है वो 3 तरीके से आ सकता है। एक तो सेम जीन के 2 अलग अलग एलील में कैसा एक्शन है, वो एडिटिव एक्शन शो कर रहा है, तो उसको एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस बोलते हैं। वो 2 एलील के बीच में डोमिनेंस इंटरेक्शन है जो मेंडल ने पाया था, तो वो डोमिनेंट इंटरेक्शन है। और तीसरा जो है, जहाँ पर 2 अलग जीन मिल करके के इंटरेक्शन से कैरेक्टर में वेरिएशन पैदा हो रहा है, जिसको हम एपिस्टैटिक जेनेटिक वेरिएंस बोलते हैं। तो टोटल वेरिएंस इज़ इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट, and variation in genotype plus variation due to environment. Genotypic variation is again can be parted into 3 types: additive genetic variance, dominant genetic variance और epistatic genetic variance. तो जो घटक हैं वेरिएशन के,
उसको वेरिएशन के घटक को हम जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है, एक वो होता है जीनोटाइपिक वेरिएशन और एनवायरमेंट वेरिएशन। मतलब फिनोटाइपिक वेरिएशन जो है एनवायरमेंटल प्लस जीनोटाइप, इनके दोनों के को मिल के फिनोटाइपिक वेरिएशन दिखता है। और जो फिनोटाइपिक वेरिएशन में जीनोटाइपिक पार्ट होता है उसको हम फर्दर 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है एडिटिव वेरिएंस, दूसरा डोमिनेंस वेरिएंस, तीसरा एपिस्टेसिस वेरिएंस। तो ये है आपके वेरिएशन के अलग अलग घटक। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कैरेक्टर को, कोई कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है, मान लीजिए ग्रेन का कलर है, फ्लावर का कलर है, उसका ईल्ड है, या उसमें और प्रोटीन कंटेंट है, या डिजीज़ रेजिस्टेंस है, कोई भी कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है, तो कैरेक्टर जो वेरिएशन शो कर रहा है, एक पॉपुलेशन को अगर हम देख रहे हैं उसमें उस कैरेक्टर के अलग अलग टाइप्स मिल रहे हैं, तो जो वेरिएशन शो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है। अगर वो एपिस्टेसिस की वजह से है, मतलब 2 जीन के इंटरेक्शन है, तो हमको जब सिलेक्शन करना है तो दोनों जीन के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले जीन से कैरेक्टर आएगा नहीं। और अगर डोमिनेंस शो कर रहा है तो फिर कैपिटल या डोमिनेंट वाला जीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर एडिटिव शो कर रहा है तो भी देखना पड़ेगा कि इतने जीन से कंट्रोल है, तो दोनों डोमिनेंट जीन आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा असर आएगा। तो ये कैरेक्टर कैसे कंट्रोल हो रहा है, उसका वेरिएशन कैसे शो हो रहा है, वो जानना ज़रूरी है। और उसमें एनवायरनमेंट का कितना असर है। अगर एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा है तो उस केस में भी जब हम सिलेक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो विभिन्नताएं दिख रही हैं, क्योंकि जब तक विभिन्नता नहीं होगी तो उसमें सिलेक्शन क्या करेंगे। तो सिलेक्शन छांटने के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी को छांट रहे हो तो आपके पास 2 अगर है तो उसमें एक ख़राब एक अच्छा, तभी आप अच्छे वाले को छांटोगे। तो जब तक वेरिएशन नहीं रहेगा तब तक आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि किसको मैं छांटूँ। तो वेरिएशन जो दिख रहा है वो क्या एक्चुअल में है, मतलब जीनोटाइप की वजह से है या सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से है। इसलिए आपको वेरिएशन का घटक को जानना ज़रूरी है। ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि टोमेटो के कितने अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स दिख रहे हैं। उसका फिनोटाइपिक वेरिएंट्स, उसका कलर, उसका साइज़ और उसका मॉर्फोलॉजी जो है कितने अलग अलग टाइप का है। तो ये एक जैसे एग्जांपल जैसा है कि जो वेरिएशन होता है उसमें हम एक ही जीन 2 जीन की बात करते हैं, पर नेचर में एक्चुअली कई जीन्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो वेरिएशन को एनालिसिस करना और उसको समझना ये इसलिए ज़रूरी है कि हम किसके लिए इसलिए जब आप किसी चीज़ के लिए साइंटिस्ट सिलेक्शन करता है तो उसको अपना गोल बहुत क्लियर कट रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना वेरिएशन दिख रहा है तो इसमें से कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, उसके लिए उसका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए कि मैं इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो बाकी को हटाऊँगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था उसका ही एक समरी है कि जो वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन, जो मतलब जो विभिन्नता जीन की वजह से आ रही है, उसके 3 घटक होते हैं। एक है एडिटिव, एक है डोमिनेंट, एक है इंटरेक्शन दोनों का। तो टोटल जेनेटिक वेरिएंस जो है वो फंक्शन ऑफ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, मतलब उस टोटल जेनेटिक वेरिएंस जो है वो किससे पैदा होता है। उसका एक पार्ट होता है एडिटिव इफेक्ट, जहाँ पे एलील्स का इफेक्ट एडिटिव होता है, दूसरा जो है डोमिनेंस इफेक्ट, और तीसरा जो है उनके इंटरैक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आई लिखा है, कहीं ई भी लिखा रहेगा एपिस्टेसिस, क्योंकि यहाँ आई इसलिए लिखा है क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए भी ई यूज़ करते हैं, तो उसको इंटरैक्शन के लिए आई लिखा है अलग से। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला जो चीज़ है, इसमें हम कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर में वेरिएंस देखें कि लक्षण किस प्रकार से होते हैं। एक आपके क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं। तो नेचुरली ये जो वेरिएंस हम देखें उसमें, तो जो G+VE हम 2 चीज़ देखें, तो ये जो एनवायरनमेंट वाला वेरिएंस है, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं या उसको पॉलीजेनिक कैरेक्टर भी कहते हैं, जहाँ पे कई जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, तो उस पर एनवायरनमेंट का असर हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसलिए वैसे कैरेक्टर को सिलेक्ट करना, उनको लेके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो नेक्स्ट इसमें जो है हेरिटेबिलिटी, ये उसी की बात करता है कि ये बोलता है कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस कौन सा है। जो वेरिएशन दिख रहा है उसमें से जो जीन की वजह से जो वेरिएशन है वो कौन सा पोर्शन है टोटल वेरिएशन का, जो कि जीन की वजह से है, क्योंकि वही वाला पोर्शन अगली पीढ़ी में
ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इनहेरिट करेगा। तो इसलिए हेरिटेबिलिटी, मतलब कोई कैरेक्टर की हेरिटेबिलिटी कितनी होगी, हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये निर्भर करेगा कि उसमें जो वेरिएशन दिख रहा है वो जीन की वजह से है कि नहीं है। अगर जीन की वजह से है तो वो वेरिएशन अगला जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, और जीन की वजह से नहीं है तो नहीं होगा। हेरिटेबिलिटी को जो है इसको हमेशा कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, ये हमेशा कैलकुलेट होगा पॉपुलेशन लेवल पे। मतलब एज ए होल हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और उसमें उस लक्षण को देखते हैं कि कौन सा लक्षण जो है वो कितना ट्रांसफ़र आगे होगा, कितना नहीं होगा। तो ये हेरिटेबिलिटी जो है इसको बोला है कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब जो टोटल वेरिएशन है उसका जो हिस्सा हेरिटेबल है उसको हम हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। और वो दो तरह का होता है, एक है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, दूसरा है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को एच स्क्वायर से दिखाया जाता है, एच स्क्वायर, इसको ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि टोटल जो वेरिएशन है फिनोटाइप में जो वेरिएशन दिखता है और जीन की वजह से जो वेरिएशन दिख रहा है, यानी कि वेरिएशन ड्यू टू जीनोटाइप और वेरिएशन ड्यू टू फिनोटाइप, इन दोनों का रेशियो क्या है। तो मतलब फिनोटाइपिक जो हेरिटेबिलिटी है उसमें से कितना हिस्सा जो है वो जीनोटाइप की वजह से है, उसको हम ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी या सिंपल हेरिटेबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर सिर्फ हेरिटेबिलिटी कहता है तो उसको ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी भी आप मान सकते हैं। तो हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि टोटल वेरिएंस जो है जेनोटाइपिक वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। तो टोटल वेरिएशन में से कितना जो है वो जेनोटाइपिक वेरिएंस की वजह से है। मान लीजिए टोटल वेरिएंस 4 है और जीनोटाइपिक वेरिएंस 2 है, तो 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि 50%, मतलब 50% जो है कैरेक्टर में जो वेरिएंस दिख रहा है उसमें सिर्फ 50% जो है वो हेरिटेबल है, मतलब जीन की वजह से 50% है। तो वही वेरिएशन अगले जनरेशन में कैरी होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का वेरिएशन तो एनवायरनमेंट कैरी नहीं होगा क्योंकि जीन जो है वही ट्रांसफ़र होगा अगली पीढ़ी में। तो टोटल वेरिएशन में से 50% वेरिएशन जो है वो आगे जनरेशन में दिख सकता है। तो हेरिटेबिलिटी सिर्फ उसको मापता है कि टोटल वेरिएशन में से कितना हिस्सा है जो कि जीनोटाइप की वजह से है, क्योंकि वही पोर्शन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, तो ये जो जीनोटाइपिक वेरिएंस है ये जीन की वजह से है। इसमें हम पिछले स्लाइड में देखें, इसमें 3 कंपोनेंट है, एक एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, एक डोमिनेंस जेनेटिक वेरिएंस और तीसरा एपिस्टैटिक या इंटरैक्शन वाला वेरिएंस। तो जो जीनोटाइप का वेरिएंस है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं और नीचे में टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस, या कहीं पर ये VT भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ये या ये फिनोटाइपिक वेरिएंस या टोटल वेरिएंस जिसको भी आप बोलो। तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी जो है वो सिर्फ इसमें से एडिटिव वाले की बात करता है कि टोटल कंपोनेंट में से एडिटिव कंपोनेंट कितना है उसका और टोटल वेरिएंस का रेशियो, यानी कि जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है इसको हम स्मॉल h स्क्वायर से दिखाते हैं। तो ये h स्क्वायर यानी नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है कि वेरिएशन जो एडिटिव वेरिएशन कितना है आउट ऑफ टोटल वेरिएंस। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। ये नैरो इसलिए आ गया क्योंकि और उसको नैरोइंग करके बिल्कुल इस पे आ गए एकदम स्पेसिफिक। ब्रॉड सेंस में जेनेटिक वेरिएंस बाय फिनोटाइपिक वेरिएंस है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएंस में भी जो एडिटिव वेरिएंस है उसी पार्ट को ले रहा है। तो ये नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है। इसको इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि एडिटिव वेरिएंस में हम देख रहे हैं कि जैसे कैपिटल W आ गया, दोनों कैपिटल W आ गया तो कैरेक्टर जो है पूरा फुल रेड आ गया। तो ये जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल है। कहने का मतलब है कि जैसे नंबर ऑफ़ जीन्स उसका बढ़ेगा तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी जो है बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन मैं ले आया या ब्रीडर जो है साइंटिस्ट ले आया तो इसको वो मेंटेन कर सकता है आगे, ऐसा ले आया। तो अब अगर वो बाहर से इसमें कोई चेंज नहीं होने दे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी को लेके आगे बढ़ता रहे तो हर जनरेशन में यही रहेगा, तो हर जनरेशन में वो कैरेक्टर दिखता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर जो है वो फिक्स हो गया है। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन है कैपिटल T स्मॉल t वाला और इसकी वजह से जो दिख रहा है, तो ये मान लीजिए इसको जब नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो ये सेग्रीगेट करेगा। तो
तो पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन में इस तरह के मिलेंगे, जिसमें ये तो टॉल होंगे लेकिन ये ड्वार्फ आ जाएगा, तो इसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, या सेग्रीगेट करेगा। ये अगर मान लीजिए कोई दूसरा कैरेक्टर के लिए है, कलर के लिए है, तो मान लीजिए 2 रेड मिला, मुझे रेड कलर ही चाहिए, तो रेड मिला साथ में वाइट भी आ जाएगा, तो इसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ को हम बनाए रखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो क्या होगा, हर पीढ़ी में यही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता रहेगा। तो हम बोलते हैं कि कैरेक्टर जो है वो फिक्स हो गया है। तो कैरेक्टर जो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस जो होता है दैट कैन बी फिक्स्ड, उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई कैरेक्टर में नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हाई शो कर रहा है, तो वो जो है उसका सिलेक्शन करना ज़्यादा आसान है, उसको लेके आगे बढ़ना ज़्यादा आसान है। अब यह है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें रेंज क्या आएगा वैल्यू का। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक रेशियो है, जैसे VG/VA VP, ये एक रेशियो है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो हमेशा 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो है वो इसका एक हिस्सा है। ये अगर मान लीजिए 50 है तो ये हो सकता है ऐसा 30 हो और बाकी इन्वायरमेंट की वजह से 20 हो। तो कहने का मतलब ये जो है इसका एक हिस्सा, ये नॉर्मली इससे हमेशा छोटा ही होगा, तो वैल्यू नॉर्मली लेस देन 1 आता है। अगर जो टोटल वेरिएशन दिख रहा है वो टोटल ही फिनोटाइप जो है वो टोटल ही जीन की वजह से ही वेरिएशन है, कोई इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं है, तो ये भी 50 ही हो जाएगा। तो 50/50 ये एक ही आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा 1 आ सकता है। तो इसका, और अगर जो वेरिएशन है वो टोटल जीनोटाइप की वजह से ही है, कुछ नहीं है, तो 0 आएगा। तो इसका जो रेंज है वैल्यू वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो जो हेरिटेबिलिटी का जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। मैक्सिमम 1 मतलब जो डेविएशन है वो टोटल जीन की वजह से है, और 0 मतलब जो डेविएशन दिख रहा है वो पूरा एनवायरनमेंट की वजह से है, उसमें जीन का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक देखिए, मिल्क यील्ड इन डेयरी कैटल, मतलब कैटल में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका जो वेरिएशन दिखता है उसमें 0.35 उसका हेरिटेबिलिटी जो है 0.35 आता है, मतलब 50% से भी कम है। मतलब टोटल जो वेरिएशन दिख रहा है, अगर मुझे 2-3 पॉपुलेशन है और दोनों में वेरिएशन दिख रहा है, तो उसमें जो वेरिएशन अंतर दिख रहा है उसमें लगभग 35% जो है वो जीन की वजह से है, बाकी जो 65% है वो एनवायरनमेंट की वजह से दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चलता है कि जो वेरिएशन मान लीजिए दिख रहा है और एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा है, मतलब एनवायरनमेंट उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैटल के लिए एनवायरनमेंट क्या होगा, उसका हेल्थ प्रॉपर रखना, उसको प्रॉपर खाना मिलना, उसको प्रॉपर चारा देना, जिससे कि उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तो वहाँ पर एनवायरनमेंट अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। सिमिलरली एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री, ये ओनली 0.1, सिर्फ 10% जो है वो जीनोटाइप की वजह से है, बाकी जो है वो पूरा फिनोटाइप की वजह से है। तो ये था आपका हेरिटेबिलिटी। तो हेरिटेबिलिटी जो है ये इसको बोलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन, जो कि जेनेटिक डिफरेंस की वजह से है। तो इसको इसलिए वेरिएशन ड्यू टू जीनोटाइप बाय टोटल वेरिएशन से निकालते हैं। उसको ब्रॉड सेंस भी बोलते हैं, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी भी बोलते हैं। ये इसलिए निकालते हैं कि ये देखने के लिए कि मेरा जो टोटल वेरिएशन है उसमें से कितना हिस्सा जीन की वजह से है, यानी कि कितना हिस्सा आगे जा सकता है।